चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात, गुरु प्रकाश पासवान, कैबिनेट के भीतर चर्चा होती है। कैबिनेट में कहा जाता है कि इस बार अब आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, पूरा दिन वहां बिताना पड़ेगा और इस बार भाषण नहीं चलेगा, तो छात्रों की बात भी सुननी पड़ेगी, उनके सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये दबाव तो नहीं बन रहा है सरकार पर, क्योंकि कांग्रेस वहां पर देख रहे हैं हम कि छात्रों की गूंज का प्रोग्राम कर रही है। सीजेपी के नेता अलग अलग गांव गली में जाकर स्कूलों को चेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भी एक आउटरीच होना चाहिए जेनजी के साथ में। इस दबाव में तो कहीं नहीं हो रहा है, और इससे क्या हासिल होगा? नहीं, देखिए साहिल जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। ये दबाव नहीं, ये प्रभाव है, और इस प्रभाव का हम स्वागत करते हैं। और हम लोग तो कोई आज से कर रहे हैं ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की परीक्षा की बात बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। परीक्षा एक मेंटल स्ट्रेस का, मानसिक तनाव का मौका नहीं होना चाहिए। परीक्षा एक निखार का मौका होना चाहिए। और बिल्कुल ही आज की तारीख में मैं तो खुद विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, आप जानते हैं, और विश्वविद्यालय में लोगों से, छात्रों से लगातार संवाद करता हूं। तो ये संवाद की परंपरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने कहा कि बिहार में नव जागरण के माध्यम से तो सत्ता की परिवर्तन हुई थी, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, तो बहुत ही स्वागत योग्य है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि छात्रों से, जेनजी से, जेन अल्फा से लगातार एक संवाद की प्रक्रिया शुरू हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से भी। और आज की तारीख में बोलना बहुत आवश्यक है। आज पिछले 12 वर्ष और आने वाले 20 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है। आने वाले 20 साल में विकसित भारत का रोड मैप कैसे बनेगा? आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन का है। आज हमारे यहां जो 2016 में मैं देख रहा था, डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मात्र 400 स्टार्टअप हुआ करते थे। आज देश में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 21 लाख नौकरियां मिल रही हैं। आरबीआई का क्लेम्स का डेटा देखिए, आईआईटीज देखिए, आईआईएम्स देखिए। आज एक ऐतिहासिक वृद्धि हुई है इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में। छात्रों का समग्र विकास कैसे हो, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कैसे हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, हमारी ये चिंता, हमारी ये प्राथमिकता है। और आज का युवा क्या सोचता है, आज ये बात तो ठीक है, उसके मन में क्या क्या एस्पिरेशंस, ये सब चीजें तो ठीक है। प्रधानमंत्री का लाल किले के प्राचीर से भाषण मैंने भी सुना है, और ये सारी उपलब्धियां प्रधानमंत्री भी गिनवा रहे थे। और कई बार पार्लियामेंट के भीतर भी जब भाषण दिया जाता है, तब भाषणों में तो उपलब्धियां गिनवाई जाती है। ये बात तो मैंने भी देखी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्ट तो छूट गया है ना, और वो कनेक्ट छूट गया था। इसी के वजह से जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, इसी के वजह से छात्रों का रोष नहीं समझ में आया, और इसीलिए छात्रों में जाना अब जरूरी हो गया है। इसीलिए अब मंत्रियों को कहा जा रहा है कि भाई आपको जाना पड़ेगा, आपको कंटेंट क्रिएटर भी बनना पड़ेगा। ये भी तो कहीं ना कहीं इसकी कड़ी हम देख सकते हैं। देखिए साहिल जी, पॉलिटिक्स एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। कल की पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स में बड़ा ही जमीन आसमान का अंतर होता है कि लोगों से बात करनी होगी, उनके एस्पिरेशन समझने होंगे। आज की अपॉर्चुनिटी क्या है, आज एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा क्या है, आज इनोवेशन की परिभाषा क्या है। प्रश्न यह है कि हम अपने कैंपस को, मैं खुद एक कैंपस में बिलोंग करता हूं, हम अपने कैंपस को आइडियोलॉजी का अखाड़ा बनाना चाहते हैं या इनोवेशन का लॉन्च पैड बनाना चाहते हैं? यह सवाल तो आज इसको जवाब देने की आवश्यकता है। कैंपसेस शुड नॉट बी दी पॉलिटिक्स ऑफ हॉटबेड। कैंपसेस में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कैंपसेस में इनोवेशन होना चाहिए। आज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करिए साहिल जी, आज बात करिए ड्रोन्स की, आज बात करिए एआई की। हमारा युवा एस्पिरेशनल हो गया है। आज बड़ा सम्मान के साथ में कहता हूं कि पिछले महीने अगस्त में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात हुई थी, हमारे देश के युवाओं ने उसको किया था। हमारे देश के युवाओं में लिमिटलेस पोटेंशियल है, एक बिल्कुल ही असीमित पोटेंशियल है, उसको निखारने की आवश्यकता है। और उसको निखारने की दिशा में यदि सरकार के मंत्री, सरकार का महकमा लगातार उनसे संवाद करता है, तो अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के पक्ष से, हमारी अच्छी बात है। और एक पोटेंशियल तो मैं अपने युवाओं में ये भी देख रहा हूं कि वो नए भारत की नींव रखने की कोशिश भी कर रहा है, और वो युवा अपने मांग को लेकर इतना सजग है कि वो राजनीति से परे भी उसको देख सकता है और उस बात को लेकर सड़क पर उतर सकता है, और वो सीधे सवाल भी पूछ सकता है। वो सिर्फ एक तरफा संवाद सुनने को तैयार नहीं है, वो इस बात पे भी सजग है कि उसको लगता है कि अगर उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाए या कोई दे नहीं पाया तो उस पर कितना भरोसा करना है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल अब उस युवा को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। जो बात आपकी है वही बात कांग्रेस की है। जाति जनगणना से उठकर अब जाति से हटकर युवाओं से सीधे बातचीत की करने की कोशिश हो रही है, छात्रों की गूंज के नाम से। आलोक शर्मा जी, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि कुछ महीने पहले तक जाति जनगणना की बात हुआ करती थी, एक विशिष्ट वर्ग से बात करने की कोशिश हुआ करती थी, लेकिन अब छात्रों की गूंज की बात की जा रही है। ये भी जंतर मंतर का ही असर हम मानकर चले? आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है जातिगत जनगणना की मांग साहिल जी पहले भी की गई और वो मांग आज भी है। कल के सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन की बैठक जो हुई थी, उसमें भी इसके बारे में जिक्र हुआ, और छात्रों की बात तो हम हमेशा से करते ही रहे।
और जो आज आप बता रहे हैं, जो आज का प्रकरण है कि मोदी जी ने अपने तमाम मंत्रियों को ये निर्देश, आदेश, संवाद करने के लिए दिए हैं, ये कोई संवाद नहीं, ये कोई प्रभाव नहीं, ये मजबूरी है। इनको लग गया है कि अब युवाओं को हम बहुत लंबे समय तक गुमराह नहीं कर सकते हैं। 2047 में ये होगा, 2057 में ये होगा, 2068 में ये होगा। अब वो चीज नहीं चल पा रही है। दूसरी तरफ बच्चों का डर समाप्त हो गया है। जो 56 इंच के सीने का और विश्व गुरु का गुब्बारा फूला हुआ था, वो गुब्बारा अब फूट चुका है। युवा तो हमेशा से हमारे एस्पिरेशनल थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विकसित भारत की बात करने वाले लोग ये बताएं कि शिक्षा का बजट 4.6% से जीडीपी का घटाकर 2.6 कर दिया। इससे कैसे एस्पिरेशंस बच्चों की पूरी होंगी? आपने परीक्षा पे चर्चा तो की, लेकिन पेपर लीक पर आपने एक शब्द नहीं बोला। एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री तो ले ली, लेकिन बच्चों को बताया कि पकौड़े तलना रोजगार है और नाले से गैस निकाल के चाय बन सकती है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो जरा बता दें कि ये 1 लाख स्कूल बंद करके देश के अंदर किस तरह से बच्चों का भविष्य मजबूत होगा। हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। एआईसीटी की वेबसाइट देख लीजिए आप। तमाम काउंसिल्स, चाहे वो एनसीटी हो, एआईसीटी हो, जो डेंटल काउंसिल हो, सब काउंसिल में निकम्मे और बोगस आरएसएस के और भाजपा के लोग भर्ती कर दिए आपने। एसएससी हो, यूपीएससी हो, सीबीएसई हो, एनटीए हो, पूरा का पूरा दागदार जो लोग आरएसएस के कांड करने वाले थे शिक्षा के क्षेत्र में, उनको भर्ती कर दिया। चौतरफा प्रहार किया है इन्होंने शिक्षा जगत के ऊपर। चौतरफा प्रहार करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस किया है। मुझे बताइए, मिड डे मील के अंदर अगर नमक की जगह सर्फ डाल के बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें लाल किले से साफा बांधकर की जाती हैं। दुख होता है कि प्रेस के लोग अब स्कूल में नहीं जाएंगे। आज तक के पत्रकार एक गए थे, उनको बाहर कर दिया गया। अरे भाई, अभी आपके सांसद ने गटर जनरेशन इनको कहा। क्या एक भाजपा के किसी निकम्मे व्यक्ति ने भी माफी मांगी? पैलेट गन से आप वार कर रहे हैं। केसेस वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है कि बच्चों के ऊपर से केसेस वापस ले लीजिए। आप में से कोई किसी की हिम्मत नहीं है कहने की कि हम बच्चों के ऊपर से केसेस लेंगे और फला तारीख तक लेकिन आलोक जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक मिनट मैं अंतिम बात कह रहा हूं। आपकी चार्जशीट तो बड़ी लंबी है जी। नहीं, मैं साहिल जी, एक मिनट। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया होगा, आपको पता होगा। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कौन सी कोर्ट में चल रहा है, आप बता दीजिए मुझे। मैं चुप हो जाऊंगा, या बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा रुकिए। मैंने केवल ये कहा कि AK-47 से गोलियां चलाने के बाद बीच में बोलने की बात नहीं है आलोक शर्मा जी। आपकी चार्जशीट बड़ी लंबी है और छात्रों की भी चार्जशीट है। नहीं सुनिए साहिल जी, सुनिए तो सही। साहिल जी, मेलोडी पे हमने मोनोलॉग तो आजकल जेनजी भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आपको भी मालूम है कि मोनोलॉग तो जेनजी भी बर्दाश्त नहीं करता है। आपको भी मालूम है, मैंने भी आपको समय दिया है। साहिल जी, आप यहाँ से इस मंच के माध्यम से एक बार कहिए कि भारत के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। आप ये ऐसा चाहते हैं, बोलिए। सियासी नियत भी तो जेनजी पहचान रहा है। फिर वही बात। सवाल, मेरा सवाल तो सुन लीजिएगा। सवाल तो सुन मंशा क्या है वो सब समझ। एक मिनट प्लीज सुनिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए साहिल भाई। केसेस वापस लेने की आपकी मंशा भी मुझे समझ में आ रही है। मुझे आपसे इस बारे में डिबेट नहीं करनी आलोक शर्मा जी, दोबारा उस पर नहीं जाना। सुनिए ना प्लीज भाई साहिल जी, आप बीच में बोलते हैं, ये गलत बात है। AK-47 चली, कितनी देर सुन? अच्छा, आप बता दीजिए कितनी देर आपकी बात सुननी है। आप मुझे बताइए कितनी देर आपकी बात सुनिए, मैं उतनी देर शांत बैठता हूं, उसके बाद में सवाल। 50 चलिए बोलिए। 50 सेकंड। 1 मिनट हो गया आपका। हाँ, देखिए मैं कहता हूं 10 सेकंड। उन्होंने जिस सांसद ने कहा गटर जनरेशन है, क्या उसके किसी ने माफी मांगी? अरे भाई, नफरत फैलाने वाले लोग कहते हैं, एक आरएसएस का व्यक्ति कहता है अगर मैं वहां होता तो गोली मरवा देता जनजी को। पंचर लगाने वाले लोग हैं जनजी। और मोदी जी तो बिहार के चुनाव में कह के ही आए हैं कि रील्स बनाओ और पूरा रोजगार मिलेगा। पकौड़े तलो, पकौड़े तलना ही रोजगार है। अखाड़ा यूनिवर्सिटीज का मेरे छोटे भाई ने, गुरु प्रकाश ने कहा अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, लेकिन जामिया को भूल गए आप लोग, जेएनयू को भूल गए। वो कोमल शर्मा एक लड़की थी आरएसएस की, उसने किस तरह से तांडव किया था जामिया में, जेएनयू में, वो कहां है पूरे देश को नहीं पता है। अगर किसी को पता हो तो जरा मुझे बताइएगा। सुसाइड रेट युवाओं का एनसीआरबी के आंकड़े के माध्यम से 43% बढ़ गया, लेकिन 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे। 30 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए। रोज 800 पासपोर्ट सरेंडर होते हैं, 500 जेनजी के हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि साहब हम तो विश्व गुरु बन जाएंगे। SC ST की स्कॉलरशिप आपने लेकिन दूसरी तरफ शेड्यूल से नॉन शेड्यूल में ले गए। आपने जो छात्रों की गूंज यहां पर होने जा रहा है पूना के भीतर,
नहीं, आपके चार्जशीट का जवाब तो गुरु प्रकाश पासवान देंगे, वो भी वहां पर उपलब्धियां गिनवा रहे थे। आपकी एक लंबी चार्जशीट है, लेकिन आज की स्थिति में नियत सब लोग समझ रहे हैं। राजनीतिक नियत जेनजी अच्छे से समझ लेता है, और वो ये भी पूछता है कि आपके पास अल्टरनेटिव मॉडल क्या है उनके सुधार के लिए और उनके लिए। जो स्थिति किसी एक प्रदेश में होगी स्कूलों की, वही स्थिति पूरे देश भर में है। उसकी भी लिस्ट लेकर मैं बैठा हूं, वो भी लिस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन आलोक शर्मा जी, एक आरोप यह भी लग रहा है, जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हो रहा है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उस छात्रों की गूंज में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो शिक्षा संस्थाएं हैं, वहीं से बच्चे आएंगे और मोनोलॉग वहां पर उनको दिया जाएगा। मैं आपको वही कहने की कोशिश कर रहा था सर, कि आज की स्थिति में जेनजी भी मोनोलॉग सुनने को तैयार नहीं है। वहां सरकार को भी, मंत्रियों को यह कहना पड़ रहा है कि भाषण नहीं देना, यूनिवर्सिटी में जाके बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे सवाल जवाब करना पड़ेगा। और यही बात आपके लिए भी लागू होती है कहीं ना कहीं। बहुत अच्छा आपने बात उठाई। अभी आपके आज तक पे स्क्रीन पे राहुल गांधी एक बच्ची से हाथ मिला रहे हैं, और सब बच्चियों के हाथ में, सब बच्चों के हाथ में मोबाइल, वो है माइक है, सब बोलते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। कहां मोनोलॉग है इसमें? क्या मोनोलॉग दिखाई देता है इसमें? और कांग्रेस की संस्था किसी की नहीं होती है, लेकिन इतना जरूर है, जब देहरादून के अंदर छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ तो तमाम स्कूलों की बसों के जो है चालान काटे गए। आरटीओ स्कूलों में जाके बैठ गए, आरटीओ कॉलेजेस में जाकर बैठ गए कि कोई भी स्कूल की और कॉलेज की बस नहीं जानी चाहिए, राहुल गांधी का प्रोग्राम फेल होना चाहिए। एक गायक का प्रोग्राम, एक नर्तकी का प्रोग्राम वहां पर देहरादून में उस ग्राउंड में कराया गया जहां पर पहले हमें अलॉटमेंट मिली थी। ये सरकार तो इतनी डरी हुई है कि चाहती नहीं राहुल गांधी जी का प्रोग्राम जिस हॉल में, जिस ग्राउंड में होता है, उसकी परमिशन को कैंसिल कर दो। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं भाई, जॉब्स के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूं कि जेनजी कैसे आंख बूंदकर भाषण नहीं सुनता है, वो जवाब भी कैसे तुरंत दे देता है। एक छोटा सा एग्जांपल आज ही का हम दे देते हैं, जरा सुना देते हैं, और उसके बाद गुरु प्रकाश पासवान जवाब देंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जूम में बंद कर दिया गया है। ये पिंजरा है सर, आपको ही देखते हैं। मगर वो तो है, बट ये पिंजरा है, ये 21वीं सदी का, और इसकी जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है। आप उन्हें गुमराह नहीं कर सकते। ये बच्चे बड़े स्मार्ट है और वो किसी को भी जवाब देने के लिए यहां पर तैयार बैठे हुए हैं, और ये सभी राजनीतिक पार्टियों को ये बात समझनी चाहिए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ ही दिन पहले हमने एक सर्वे किया था। नहीं, एक मिनट आलोक शर्मा जी, कुछ ही दिन पहले एक सर्वे हमने किया था, और उस सर्वे के भीतर भी ये दिखाई दिया कि ज्यादातर युवा ये कहते हैं राजनीतिक पार्टियां उनके मुद्दे समझने को तैयार ही नहीं है, उनको समझने को तैयार नहीं है। ये सभी पार्टियों के लिए लागू होता है, बीजेपी, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। पहले गुरु प्रकाश पासवान आपने जो चार्जशीट रखी है उसका जवाब देंगे, और यहीं पर सवाल उठता है गुरु प्रकाश जी, सिर्फ रील बनाने से क्या यूथ कनेक्ट हो जाएगा? नहीं, देखिए साहिल जी, मैं सुन रहा था, आलोक जी हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, इनकी बातों को बहुत ध्यान से हम सुनते हैं, और ये भी लगातार युवाओं से संवाद करते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, ये बेचारे जहां फंसे हुए हैं, इनको कुछ करना पड़ता है। चलिए, अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन किस प्रकार सिलेक्टिवली इन्होंने डेटा को उठाया। जो डेटा इनके काम का है वो डेटा ये उठाते हैं, जो डेटा इनके काम का है उसको नहीं उठाते हैं। आईआईटी कितनी थी आलोक जी आपके समय में? 16। आज कितनी है? 23। आईआईएम कितना था आपके समय में? 13। आज कितना है? 21। एम्स कितना था आपके समय में? 7। आज कितना है? 20। मैं पूछना चाहता हूं, आप गरीबी की बात कर रहे थे, आप देश की स्थिति की बात कर रहे थे, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, राम मनोहर लोहिया जी का भाषण है, जवाहरलाल नेहरू के पालतू कुत्ते पे 19 पैसे, जब देश के 27 करोड़ लोग 19 पैसे पे जी रहे थे, जवाहरलाल नेहरू के पालतू कुत्ते पे 3 रुपए प्रतिदिन का खर्चा आता था। आप वैसा देश चाहते हैं क्या? आप जेनजी की बात कर रहे थे ना, एक सीरीज आया है गवर्नर, जाकर के देख के आइएगा। उस सीरीज में बताया गया कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया था आपके शासनकाल में। आज देश के पास 880 टन सोना है, आज देश के पास $700 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। आपके समय में कितना था? आपके समय में देश की जो आर्थिक स्थिति थी और आज जो आर्थिक स्थिति है, जमीन आसमान का अंतर है। आज का जेनजी साहिल जी पॉलिटिक्स नहीं चाहता है, आज का जेनजी पॉसिबिलिटीज चाहता है। वो चाहता है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए, वो चाहता है कि ड्रोन बनाए, वो चाहता है कि एआई से
लाभ हो। इनको झारखंड के जेंजी नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते पता है आपको? क्योंकि झारखंड के जेंजी आदिवासी हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मेरे मुंह में उंगली डालेगी तो बोलना पड़ेगा। केरला का इनको बालिकाएं नहीं दिखती हैं। केरल में हमारी बहनाएं हैं, वो घास खाकर के आंदोलन कर रही हैं। केरल की लड़कियां हटाइए यहां से, झारखंड के आदिवासी हटाइए यहां से। पंजाब के दलित समाज के छात्र हैं, छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, वो नहीं दिखते हैं आपको। बिहार के जेंजी ने जवाब दिया था आपको 2025 का विधानसभा चुनाव याद रखिए। बिहार देश का सबसे युवा राज्य है और यहां बता दिया, यहां पटना में साहिल जी ये कार्यक्रम होने वाला था, छात्रों की गूंज, राहुल गांधी जी आने वाले थे, गायब हो गए। पता है क्यों गायब हो गए? जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने वाला था वो अपहरण में अंदर था, उसके ऊपर डकैती फिरौती के इल्जाम लगे हुए थे। तो आप कांग्रेस के लोग, आप ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, हम अवसर की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को मुझे एक बात कहनी है, आने वाले 20 सालों में, आने वाले 20 सालों में भारत विकसित भारत बनेगा और विकसित भारत का स्टेक होल्डर हमारा युवा होगा, हमारे यंगस्टर्स होंगे। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो आपने भी नहीं दिया गुरु प्रकाश। मेरे ओरिजिनल सवाल का जवाब तो आपने भी नहीं दिया गुरु प्रकाश। मेरे ओरिजिनल सवाल का जवाब तो आपने भी नहीं दिया। मुझे यह बात जेन्युइनली समझने की कोशिश करनी है कि कैसे युवाओं की वो समस्याएं हल होगी कि मंत्री वहां पर जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी के भीतर रील बनाएंगे, एक अच्छा सा प्रोमो बनेगा, म्यूजिक उस पर लगेगा, बातचीत के वीडियोस डलेंगे, उस पर व्यूज भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पेपर लीक की समस्या कैसे हल होगी? उससे जो आज की स्थिति में रोजगार की समस्या युवाओं के सामने है वो कैसे हल होगी? आज की स्थिति में क्या उनको नौकरी इस रील्स के जरिए मिल पाएगी? ये सारे सवालों के जवाब कैसे मिल पाएंगे? मेरा ओरिजिनल सवाल ये था कि रील्स से ये मुद्दे कैसे चीजें हल हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में ये है, टैक्स पेयर्स का ही पैसा होगा, टैक्स पेयर्स के पैसे पे ये मौज करेंगे। अब ये मंत्री जो हैं, ये रील भी टैक्स पेयर्स के पैसे पे ही बनेगी। सवाल पूछा है ना, समय बर्बादी नहीं करनी है ना साहिल जी। लगातार ये देखिए, मैं आपको डेटा देना चाहता हूं। आरबीआई का डेटा है, आलोक जी पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका। आरबीआई का डेटा है क्लेम्स का, कैपिटल लेबल एनर्जी मटेरियल और सर्विसेज का। आरबीआई का डेटा देखकर क्या आएगा, 2014 में कितने ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब थे? 47 करोड़। आज कितने? 65 करोड़ जॉब हैं और आपके तुलना में 22 करोड़ ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है। लगातार झूठ बोलना, लगातार झूठ बोल करके कांग्रेस पार्टी के युवराज अपनी राजनीति करना चाहते हैं। राहुल गांधी बेरोजगार हो गए हैं। आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, ट्रिपल आईटी हो, आज सारे के सारे इंस्टीट्यूशन हमारी सरकार में बन रहे, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी को झारखंड के आदिवासी बच्चे नहीं दिखेंगे, पंजाब के दलित बच्चे नहीं दिखेंगे, केरल में घास खाती हुई लड़कियां नहीं दिखेंगी, क्योंकि आज भी आपको पॉलिटिक्स करना है। जेंजी पॉसिबिलिटीज चाहता है, जेंजी पॉलिटिक्स नहीं चाहता है। अभी भी मौका है, सुधर जाइए। 4 साल में आपके नेता वरिष्ठ नागरिक होने वाले हैं, सीनियर सिटीजन होने वाले हैं, सीनियर सिटीजन होने वाले हैं आपके नेता। उनको भारतीय रेल में कंसेशन मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आप तैयार हो जाइए, सीनियर सिटीजन की वॉइस बनिए, जेंजी की वॉइस मत बनिए आप। सीनियर सिटीजन्स का कंसेशन मोदी जी ने ये खत्म बात कर दिया, समझना किसी के भी समझ से परे है। रेलवे में सीनियर ये बात समझना किसी भी समझ से परे है, किसी को भी समझ से परे है इस बात को कि 12 साल के बाद इतनी बड़ी उपलब्धियां गिनवाने के बाद भी आज की स्थिति में एक नया डेटा सामने आता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर रोज किसी ना किसी स्कूल में छात्र आकर खड़े होते हैं, वो अपना एक रील बना देते हैं और वो दिखाते हैं कि हमारे यहां पर छत टपक रही है, वो दिखा देते हैं कि हमारे यहां पर टीचर नहीं है। और यही बात देश के अलग अलग राज्यों में भी दिखाई देती है, भले सरकार किसी की भी हो। छात्र अचानक इस बात को लेकर रील बना रहे हैं और इस बात को लेकर उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री कहना शुरू कर देते हैं कि भाई इस पर कार्रवाई करिएगा, अगर नहीं कार्रवाई होगी तो हम आपको पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये कैसे हो गया। ये देखिए, ये डेटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक डेटा मेरे पास भी है। अगस्त 13 को सर्वोदय विद्यालय लखनऊ बॉयज हाई स्कूल, टीचर नहीं थे, पुअर फूड, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज, रील बनाकर डाली, काम करना पड़ा। अगस्त 14 और 15 सर्वोदय विद्यालय लखनऊ गर्ल्स स्कूल, टीचर का शॉर्टेज, अगेन पुअर फूड, इनएडिक्वेट मेडिकल केयर, एक बार फिर रील बना के डालना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी। अगस्त 20 सर्वोदय विद्यालय उन्नाव, वहां पर भी एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम्स, एक बार फिर रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया, उसका असर लेना पड़ा। जुलाई 28 सर्वोदय इंटर कॉलेज फतेहपुर, क्या समस्याएं थी? अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, डैमेज क्लासरूम्स, लीकिंग रूफ्स यानी छत टपक रही थी, फैंस और फर्नीचर वहां पर नहीं था, एक बार फिर वहां पर कार्रवाई करनी पड़ी। अगस्त 11 स्कूल स्टूडेंट्स, हमीरपुर में स्कूल स्टूडेंट सड़क पर उतर आए
और फिर जाके उनसे बातचीत करनी पड़ी। डैमेज्ड अनमोटरेबल रोड्स, यानी सड़क उनके स्कूल के सामने जो थी उस पर कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती, उसका वीडियो डालना पड़ा। महाराष्ट्र के भी 3-4 उदाहरण है मेरे पास में। अगर 14 को जवाहर नवोदय विद्यालय कनौज, वहां पर भी है। ये एक अलग से लिस्ट बन रही है यहां पर। तो बात यहां पर आकर अटक जाती है कि छात्र राजनीतिक परिभाषा या भाषा नहीं सुनना चाहते, भाषण नहीं सुनना चाहते। आलोक जी भी वो देखना चाहते हैं कि सरकार कर क्या रही है, ये समस्याएं अभी भी वहां की वहां क्यों है, ये मुद्दा जी है। मैं बिल्कुल बहुत छोटा सा उत्तर दे देता हूं। देखिए, इन्होंने स्किल इंडिया एक कार्यक्रम चलाया था। स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है कि 0.06% स्किल की डेवलप जो लोग थे उनको जॉब मिला। 0.06%। मेन जॉब्स थे रेलवेज में, बैंक्स में, टीचिंग में, डिफेंस में। बता दीजिए सर। आज हालत यह है कि अग्निवीर योजना आने के बाद 60 से 70 हजार बच्चा पूरी तरह से गायब। आदिवासी छात्रों के बारे में उसके बाद अरे भाई देखिए आप छोटे भाई हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। देखो गुरु प्रकाश, नहीं आप भी मैं आपको आपका मैं सम्मान करता हूँ। आपकी जगह कोई और प्रवक्ता होता तो मैं पूरे शो उसको बोलने नहीं देता। प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मैंने एक भी डाटा गलत नहीं किया। देखिए ये आप लोग की आंकड़े एक दूसरे पर फेंकना, गलत बात है। मैं किसी आपका राज्य मेरा राज्य, आपकी सरकार मेरी सरकार, ये सारी चीजें छात्र देख चुके हैं। साहिल जी, केवल मैं अगर इतना ही ठीक है, गुरु प्रकाश जी जरा उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए। नहीं, एक मिनट साहिल जी, मुझे केवल गुरु प्रकाश भाई मेरे छोटे भाई हैं, स्टार्टअप की डेफिनेशन बता के चले जाए, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं हार जाऊंगा कि मैं हार गया। स्टार्टअप की डेफिनेशन बता जाए केवल वो, या बीच में बोलना बंद कर दें। चलिए बताइए स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या। पार्टी हार चुकी है सर। फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शांत रहिए। हार चुकी है आपको नहीं पता है स्टार्टअप की डेफिनेशन, हार चुकी है, इसलिए शांत रहिए, क्योंकि हर स्टेट की स्टार्टअप की डेफिनेशन अलग है और केंद्र सरकार की स्टार्टअप की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 7 बार चेंज। ये बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई होती रहेगी, लेकिन इससे युवा इसको देख रहे हैं और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनसे जुड़े मुद्दों पर कोई ना कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक मिनट साहिल जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मंत्रियों का यूनिवर्सिटी में स्वागत है और मंत्री यूनिवर्सिटी में जाएं और वहां पर कितनी वैकेंसी है उनकी अनाउंसमेंट करके आए कि अगले 3 महीने में हम इस यूनिवर्सिटी में 60%, 70%, 50% जो वैकेंसीज हैं उनको भर देंगे। हम उनका स्वागत करेंगे। आप वैकेंसीज को भरिए, हम आपका स्वागत करेंगे। रील बनाने मत जाइए मोदी जी की तरह। रील बनाएंगे तो जैन जी आपको जवाब देगा। यही बात भी पूछी जाएगी। जो बीजेपी यहां पर सवाल उठा रही है, कि जो छात्र जाएंगे वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो शिक्षा संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, वहीं के छात्र वहां पर लेके जाए जाएंगी। तो ये राजनीतिक डिबेट तो इस तरीके से चलती रहेगी। लेकिन आशुतोष, जो मुद्दा मैंने ओरिजिनली यहां पर रखा था, बिल्कुल जाएंगे, सभी लोग जाएंगे और चर्चा राजनीतिक भी होगी इसमें। लेकिन आशुतोष, जो मुद्दा मैंने उठाया था, राजनीतिक पार्टियों पर युवाओं का भरोसा खत्म होता जा रहा है। युवाओं की भाषा समझने के लिए रील्स की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। युवाओं तक पहुंचने के लिए अलग अलग कंटेंट क्रिएटर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनके असली मुद्दों पर जब तक बात नहीं होगी, तब तक क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दलों पर युवाओं का भरोसा रहेगा? क्या जेनजी का भरोसा रहेगा? देखिए साहिल, आपके सवाल के 2 जवाब हैं। पहला जवाब तो इसी बात को लेकर यह है कि क्या ये सरकार अपने मंत्रियों को यूनिवर्सिटीज में भेजती अगर जंतर मंतर पर इतनी बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा होते तो। इसका मतलब क्या है कि चाहे जंतर मंतर हो, चाहे आपके हमीरपुर हो या फतेहपुर हो या कन्नौज हो, जिस तरीके से छात्र सड़कों पर उतरे हैं, इसने इस सरकार को बुरी तरीके से अंदर से हिला दिया है और इनको अपने नीचे की जमीन पूरी तरीके से खिसकती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। ये असली कारण है और इसका जवाब सरकार बड़े पैमाने पर शिक्षा रिफॉर्म ना करके, बल्कि उसको लगता है कि पीआर एक्सरसाइज करके हम जरूर उसकी कमी पूरा कर लेंगे। ये होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको अपना शिक्षा मंत्री इसलिए नहीं गंवाना पड़ गया, इस्तीफा दिलाना पड़ गया क्योंकि आप जो पीआर एक्सरसाइज कर रहे थे, इसलिए गंवाना पड़ा क्योंकि आप शिक्षा के मामले में छात्रों की नजर में बुरी तरीके से असफल हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में पेपर लीक हो रहे हैं। और जो आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, वो नौकरियां आज की तारीख में गायब है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका बुरी तरीके से बैठा हुआ है। तो पहला कारण यह है कि अगर ये जंतर मंतर का आंदोलन नहीं हुआ था तो कोई मंत्री कहीं नहीं जाता। दूसरा प्रश्न जो है उसका जवाब क्या है कि अगर मंत्री महोदय को इसलिए कैबिनेट में रखा गया क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जाके पीआर एक्सरसाइज करें, तो उनका मंत्रालय यहां कौन संभालेगा? कौन उनका मंत्रालय देखेगा यहां बैठ के? ये मंत्री का काम है।
तो ये जिसे कहते हैं ना कि डिस्प्लेस्ड फोकस है इस सरकार का। सीधी सी बात यह है कि आज की तारीख में विकास 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 पिछले 12 सालों में सरकार चिल्ला रही थी। अगर विकास हुआ होता तो ये छात्र हमीरपुर पर नहीं उतर रहे होते, सड़कों पर नहीं उतर रहे होते, पानी टपकने की बात नहीं कर रहे होते, जंतर मंतर में छात्र इकट्ठा नहीं हो रहे होंगे। और मंत्रियों का यह काम नहीं है कि मंत्री अब कंटेंट क्रिएटर बन, मतलब यह हास्यास्पद स्थिति है। लेकिन आशुतोष, ये असर तो सभी राजनीतिक पार्टियों पर पड़ा है। ये असर तो सभी राजनीतिक पार्टियों पर पड़ा है। उनको अपने जी साहिल, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, केंद्र में सरकार किसकी? नरेंद्र मोदी की सरकार है। कितने साल से सरकार है? 12 साल से सरकार है। राज्यों के अंदर किसकी सरकार है? 22 राज्यों में बीजेपी। तो छात्र किससे नाराज है? क्या वो राहुल गांधी से नाराज है? क्या वो अखिलेश यादव से नाराज है? क्या वो मायावती से नाराज है? अरे भाई सीधे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टियों से भी नाराज है। सरकार से नाराज है। वो तो सड़क पर उतरने से समझ में ही आ रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। ये भी बात यहां पर नजर आ रही है। दूसरी बात जो मुझे आपसे पूछनी है, देखिए डेविल्स एडवोकेट, क्या आज की स्थिति में ये कैच 20 सिचुएशन नहीं है सरकार के लिए कि अगर सरकार छात्रों से बातचीत नहीं करती तब भी हम ये शायद कहते कि भाई ये तो सरकार अपने दिल्ली में लुटिन्स में बैठी हुई है और छात्रों से बात नहीं कर रही है। अगर वो यूनिवर्सिटी जाती है तब भी आप सवाल उठा रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में जाके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा पॉलिसी बना दीजिएगा। तो दोनों तरफ से सरकार पर सवाल उठ रहा है ना इस पर। साहिल देखिए, अगर आप सरकार में है तो सरकार से सवाल ही पूछे जाएंगे ना। अगर नाराजगी है तो इसलिए क्योंकि सरकार उनको उन छात्रों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा नहीं कर रही। सीधी सी बात है ना भाई। कल राहुल गांधी की भाई मनमोहन सिंह की सरकार थी, नहीं उन्होंने काम किया, लोगों ने भगा दिया उनको, 44 पे आ गए, कांग्रेस पे ही अटक गई। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है? दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि आप जहां आपको सर्जरी करने की जरूरत है वहां आप बैंडेड लगाने की कोशिश करें, और यह इस सरकार के विजन की सबसे बड़ी खामी है। आज की तारीख में छात्रों के शिक्षा रिफॉर्म में आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। आप ये बताइए कि अगले 6 साल के अंदर एक रोड मैप बनाइए। हम ये शिक्षा के लिए 3 कदम उठाने वाले, हम प्राइवेटाइजेशन को रोकने वाले हैं, हम शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहते हैं, हम शिक्षा का स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहते हैं, हम शिक्षा को जॉब से जोड़ना चाहते हैं, हम शिक्षा को इंडस्ट्री से जोड़ना चाहते हैं, हम ये कोचिंग एक बात तो मैं आराम से कह सकता हूं, जितना मैंने देखा हुआ है, सरकार किसी की भी आए शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन रुकने वाला है नहीं, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन के जरिए ही बड़ी बड़ी राजनीति चलती है। ये तो आपने भी देखा हुआ है। ये बात तो हमें अभी समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन तो सालों से चल रहा है आज की स्थिति में, और वो किसी एक पार्टी की देन नहीं है। साहिल, ये जो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन जो चल रहे हैं, ये दरअसल बेसिकली दलितों और पिछड़ों और जो कमजोर तबका है उसको शिक्षा से दूर करने की एक साजिश है। मैं साफ तौर पे कहता हूं भाई, कौन गरीब का बच्चा जो 10,000 कमाता है, 20,000 कमाता है, वो कहां कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी बच्चे को रख पाएगा? कहां प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रख पाएगा जहां 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी, सही बात है, फीस है। सबसे ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और जिसकी शुरुआत जहां पर हुई है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्य है, और वो 80 के दशक में यहां पर शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर रखने में प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, बात तो सही है, लेकिन वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, और उनके इर्द गिर्द कई बार शिक्षा नीति भी बनाई जाती है। ये बात भी हमने कई बार देखी है, और वो आज की बात नहीं है। 80 के दशक से लगातार इस बात को हमने देखा हुआ। लेकिन रोहित सिंह, जो सवाल मैंने पूछा था कि आज की स्थिति में राजनीतिक दलों की ये कमजोरी है कि वो युवाओं के मुद्दे उस तरीके से नहीं उठा पाए, और इसीलिए छात्र अपने हाथ में वो सोशल मीडिया का हथियार उठा रहे हैं और हमारे अपनी स्कूलों की या कॉलेजेस की स्थिति सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भाई अगर कोई गलती हो रही है तो उस पर उनको सजा मिलनी चाहिए, अगर कोई मंत्री गलती करता है तो उसे भी हटना चाहिए। यह सिस्टम का फेल्योर है, राजनीतिक सिस्टम का। साहिल जी, अब आखिरी दौड़ में मुझे समय मिला है, मुझे पूरी बात रख लेने दीजिएगा, नहीं तो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जिस प्रकार से जो आम नौजवान हैं, जिनके माता पिता किसी राजनीतिक विरासत की चाबी अपने संतानों को देने में सफल नहीं हैं, जिनके माता पिता राजनीति में कोई स्थान नहीं रखते हैं, वैसे 95, 98, 99% लोग राजनीति के क्षेत्र में देश निर्माण, राज्य निर्माण, समाज निर्माण, व्यवस्था निर्माण का सपना लेकर आते हैं। उनका सपना पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा है
क्योंकि उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक सिंडिकेट बैठ गया है अक्रॉस दी पार्टी लाइन, जो अपने बीच में गठबंधन करके अपने राजकुमार और अपने राजकुमारियों की स्थापना के लिए एक हो गया है। ऐसी परिस्थिति में इस वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक नया नेतृत्व, अरे टॉपिक पर आ रहे हैं, लगे आलोक शर्मा बड़बड़ाने, चुप रहिए। अभी आप बोल रहे थे, बोलने नहीं देंगे, अब बोलेंगे तो आप नहीं बोल पाइएगा, चुप रहिए, आपका सम्मान करते हैं। आलोक जी बोलने दीजिए, चुप रहिए। राहुल गांधी नवासे हैं, तो आपको बुरा लगता है? राहुल गांधी राजकुमार है तो बुरा लगता है सुनने में? कहां से ये आदमी आया हुआ है? तो बात करते हैं आप लोग, इसको लेके आते हैं। ये भाजपा का प्लांटेड आदमी है, मीडिया सपोर्ट करता है इसको। साहिल जी सुनिए, और आप अरे क्या हैं? रोहित सिंह आप बोलिए, आपको छेड़ रहे हैं, आप ध्यान मत दीजिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिएगा। देश के हम नौजवानों की बात करते हैं तो प्लांटेड हैं। मूल मुद्दा पर आइए। देखिए, एक सिंडिकेट सक्रिय हो गया है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारतीय राजनीति में एक नए सूर्य का उदय हो रहा था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, तुम परिवारवाद करना छोड़ दो, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा। एक पैर पर देश का नौजवान उनके लिए खड़ा हो गया और आज भी नौजवान उनके साथ है। देखिए, इस देश का नौजवान अभिमन्यु को, श्रवण कुमार को और प्रहलाद को अपना हीरो मानता है। इस देश का नौजवान पाकिस्तानी जंजी अजमल कसाब को अपना हीरो नहीं मानता है। राहुल गांधी और संपूर्ण विपक्ष कसाब जैसे जंजी को भारतीय समाज में हीरो बनाना चाहते हैं, जो कभी स्वीकार नहीं होगा। और लेकिन देश रोहित के सिंह मंत्री जी, अगर विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करके, लेकिन रोहित सिंह जी, जी वो जिनको भी हीरो मानता हो, रोहित सिंह जी, वो जिनको भी हीरो मानता हो, हर किसी का अपना हीरो होता है। नहीं, हर किसी का अपना हीरो होता है। मैं जेनजी का हीरो कौन है उस डिबेट पे नहीं जाना चाहता। मेरे ख्याल से जेनजी का कोई हीरो नहीं होता है। जेनजी अपने मुद्दे पर बात करता है और उसे कोई पड़ी नहीं है कि कौन नेता कितना बड़ा है। वो अपने सवाल सीधे सीधे पूछ लेता है। हमारी पीढ़ी में शायद 10 बार सोचेंगे कि भाई किसको क्या पूछना है, लेकिन वो इसकी मर्यादा नहीं रखता है। उसे अगर लगता है कि दिक्कत है तो सवाल पूछ लेता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आज की स्थिति में जेनजी जो सड़क पर नजर आ रहा है, वो क्यों नजर आ रहा है? अगर इतनी बड़े पैमाने पर उन्होंने नेतृत्व को मान लिया था, तो ऐसी कौन सी समस्या है जेनजी को कि वो सड़क पर उतरकर कह रहा है कि भाई कुछ चीजें अभी भी ठीक नहीं हुई है, उस पर काम करना जरूरी है? ये क्यों हो रहा है? साहिल जी, आपको 10 बार सोचने में लगा होगा। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को चैलेंज कर दिया था 5 साल की उम्र में। इस देश का जेनजी हमेशा चैलेंज करता है। और 14 साल से लेके 22 साल के जो नौजवान बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, पहले अपने माता पिता से बागी होते हैं, फिर विद्यालय की व्यवस्था से बागी होते हैं, फिर समाज में बागी होते हैं। और बगावत विद्यार्थियों को, नौजवानों के खून में है। और इसी बगावत के कारण भगत सिंह ने शहादत अर्जित की थी और देश को आजादी दिलाई थी। और इंदिरा गांधी के हिटलरशाही के खिलाफ देश का नौजवान बागी हुआ था। और झारखंड की सड़कों पर हेमंत सोरेन को यही तो सवाल है। केरल में तो विद्यार्थी, वही बगावत आपको आज नहीं नजर आ रही है। वही बगावत आपको आज नहीं नजर आ रही है। वही बगावत आपको आज नहीं नजर आ रही है। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की जो बगावत थी, वो बगावत आपको आज नहीं नजर आ रही है। दरबारी कवि, ये अब बोल तो रहा हूं, सुनिए तो। ये कांग्रेस के दरबारी कवि और अरविंद केजरीवाल के निष्कासित कवि, ठीक है, चलिए, हो गया। दोनों जो हंसी ठिठोली कर रहे हैं, साहिल जी, ये बागी लेकिन बागी असलियत बनाने में के लिए, उकसाने के लिए लोगों को आज तक पे बैठे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे व्यक्ति को। नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें जरा राजनीति भी देखनी होगी। फुल कॉमेडी शो है ये मोदी जी के नहीं भाई, ठीक है, एक मिनट, जरा एक चीज पर मुझे सभी से जवाब चाहिए। एक चीज पर मुझे सभी से जवाब चाहिए। एक एक करके लेंगे। आशुतोष जी, सबसे पहले आपके पास, उसके बाद आलोक शर्मा और आखिर में गुरु प्रकाश। जरा जल्दी से संक्षेप में जवाब दीजिए, समय खत्म हो रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा जेनजी वोटर बढ़ रहे हैं। 20 से 25% की आबादी में जेनजी वोटर नजर आ रहे हैं आशुतोष, और इसी के वजह से आने वाले चुनाव में इनकी भूमिका बहुत अहम रहेगी। अब तक शायद कांग्रेस पार्टी को उतने वोट वो नहीं मिल पा रहे होंगे, लेकिन अभी उनको लगता है कि यह मौका है। क्या आपको लगता है कि इसी के वजह से ये जेनजी आउटरीच अचानक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उनका असर पहले देख चुके हैं सभी राजनीतिक पार्टियां? देखिए साहिल, मैं बीजेपी के प्रवक्ता और उनके समर्थक क्या कहते हैं, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है। अमित शाह बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन, वो इस बात को समझ गए हैं कि जो गुस्सा जो सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, वो पार्टी प्रवक्ताओं के टेलीविजन चैनल पर आके चिल्लाने से नहीं संभलने वाला है। वो वाकई में नाराज है और इसलिए उसका आउटरीच करने की कोशिश करेगी। फिर भी मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ बैंडेड लगाने की कोशिश है, सर्जरी की जरूरत है, और उसके लिए आपको शिक्षा के बुनियादी जो
उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। गुरु प्रकाश जी देखिए, मेरा यह स्पष्ट रूप से मानना है कि जेनजी जो है आज की तारीख में जो जेनजी है वो स्टेक होल्डर है, वो नींव है विकसित भारत की, और इसमें कोई भ्रम नहीं है, किसी को कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 20 वर्षों में आईआईटीज, आईआईएम जितने कैंपसेस हैं वो इनोवेशन के लॉन्च पैड बनेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि भाई भारत की तीव्रता से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए, भारत को कमजोर किया जाए। ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस भारत के बाहर भी है और ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस भारत के अंदर भी है। राहुल गांधी जी उसके सरगना है, उनको मुबारक हो, लेकिन मैं पूरी की पूरी आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं आज का जेनजी मजबूती से सशक्त भारत को खड़ा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और कोई भ्रम में नहीं है। आज राहुल गांधी जी जाति के नाम पे, आदिवासी के नाम पे, झारखंड के आदिवासी छात्रों के मुद्दों पे चुप हो जाते हैं, पंजाब के दलित छात्रों के मुद्दों पे चुप हो जाते हैं, केरला की बच्चियों के नाम पे चुप हो जाते हैं। कोई अपना जेनजी तैयार कर रहा है। रोहित सिंह अपना जेनजी, गुरु प्रकाश पासवान अपना जेनजी, आप अपना जेनजी तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल जेनजी किसी का नहीं है। मैं केवल 2-3 पॉजिटिव नोट के सुझाव देना चाहूंगा। जीडीपी को 5% तक लेकर के जाइए। दूसरा, एनटीए को जैसी संस्थाओं को भंग कीजिए। सीबीएसई, एसएससी, यूपीएससी और यूनिवर्सिटीज को आरएसएस मुक्त कीजिए। अग्निवीर जैसी योजना को तुरंत समाप्त कीजिए। शिक्षा स्तर सुधर जाएगा। आरएसएस और भाजपा से एजुकेशन को दूर कीजिए। आरएसएस वालों से मुक्त कर दीजिए, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा। कोई सड़क पे नहीं आएगा। और कुछ कर्नाटक, झारखंड, हिमाचल प्रदेश के लिए भी कुछ सलाह है तो दे दीजिएगा। बिल्कुल सलाह है वहां के हिमाचल, कर्नाटक के लिए भी कुछ सलाह होगी तो दे दीजिएगा। आलोक शर्मा सबसे पहले सवाल उठाएगा और वहां पर भी जो पुराने टाइम के आरएसएस के संघी हैं उनको निकालो। मैं अपनी सरकार को सलाह देना चाहूंगा कि इसी उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि जो नए भारत की बात की जा रही है वो नए भारत की बात जेनजी ने करना शुरू कर दिया है और वो ये कह रहा है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे।